नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला एंड एमपी जीके बाय विकास सर क्लास में। तो ये हमारा एमपी पीएससी मेंस से रिलेटेड सेशन है जिसमें एमपी जीके वाले सेक्शन को मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसमें एमपी पीएससी पीवाईक्यू जो मेंस हुआ 2024 का, जब सिलेबस चेंज हुआ तो आपको पता है कि नया सिलेबस 2024 में आया था। उसके बाद ये मेंस हुआ था 2024 का। 25 और 26 अभी पेंडिंग है, हुए ही नहीं एग्जाम है। तो इससे संबंधित पीवाईक्यू का मैं फुल आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग आपको करनी थी और वो पूरे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। तो लास्ट तक बने रहें, आपको सारी चीजें क्लियर मैं बताने वाला हूं और सैंपल आंसर की अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो उसमें किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स ला सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेंस 2024 पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग का सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऐसा ये पेपर आया था, मेंस का पेपर है आपके सामने, मेंस का जो एमपीपीएससी ने कराया था। और ये 2024 के पीवाईक्यू का पहले मैं पेपर दिखा देता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं। और इसमें मैं जो पेपर अपना आप देखते ही हो, जीएस पेपर 1, जिसमें आप देखोगे कि एमपी जीके वाला सेक्शन खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड और ट्राइब से रिलेटेड भी कुछ इसमें आपको, क्योंकि ट्राइबल हीरो वाला जो टॉपिक है वो दिया गया है। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, यहाँ अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि जीएस पेपर 1 जो होता है वो इसमें पार्ट 2 होते हैं। तो पार्ट 1 में आपको आज बताने वाला हूं, 2 पार्ट होते हैं इसमें। पेपर पार्ट ए, पेपर तो एक ही है, ए और बी, 150 मार्क्स के दोनों होते हैं और इसमें ही पेपर एक साथ आपको दिया जाता है। तो जो देख सकते हो पूर्णांक 300, मतलब जो टोटल मार्क्स है 300, एंड पार्ट ए 150 एंड पार्ट 2 150, पार्ट बी 150। पार्ट ए को डिस्कस करेंगे हम इसमें, और एमपी जीके वाला जो सेक्शन है वो अपन खासकर इसमें कवर करने वाले हैं, एमपी का जीके वाला पोर्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। ये इस टाइप से मिलेगा। इसमें अगर आप सेक्शन 1 में देखो तो देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पेपर में कि जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरीय, वो 15 आते हैं। ये 2 नंबर के होते हैं, तो 15 इंटू 2, 30 मार्क्स का ये सेक्शन आपका जो 2 मार्कर वाला होगा, 2 मार्कर वाला 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनकी शब्द सीमा आपको 20 शब्द देखने को मिलेगी। 20 शब्द लगभग 2 से 3 लाइनें आप जिस स्पेसिंग के साथ लिखते हो। यहां पर ये तो भारत के क्वेश्चन है, ये एमपी जीके तो है नहीं है, तो ये तो भारत वाले सर आपको बताएंगे। एमपी जीके से कौन से इसमें क्वेश्चंस थे वो सारे अपन इस सेक्शन में पार्ट ए में देखने वाले हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है एमपी जीके। ये देखिए, अवंती महाजनपद, उच्चकल्प, यशोवर्मन, है ना, धन का निष्कासन तो यहाँ पे नहीं है एमपी जीके का, तो ये एमपी जीके है। इन सबको मैं बताने वाला हूं, सैंपल आंसर पूरे के पूरे कैसे लिखना है अपने को। ये एमपी जीके है, चाहे मध्य भारत सम्मेलन हो, कॉन्फ्रेंस, और पचमढ़ी वुडन क्राफ्ट, पारीक्षित देव बुंदेला, कुंवर रघुनाथ सिंह, भीमा नायक, ग्वालियर की संधि, टांट्या भील, भोपाल प्रजामंडल, ये सब एमपी जीके ही है आपका 2 मार्कर में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 10 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसके बाद 15 हो गए 2 मार्कर और 7 मार्कर 10 हो गए, तो टोटल मार्क 70। 60 शब्द आपको इसमें लिखने होते हैं। इस तरीके से देखो, ये तो यहां पर क्या है, इंडिया का है ये, तो भैया इंडिया वाले सर आपको इसमें बताएंगे। एमपी जीके के कौन से आए थे वो मैं बताने वाला हूं। इसमें आप देख सकते हो कि परिव्राजक वंश पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो यहां पर मैंने आपको, हर क्वेश्चन का एक दायरा होता है। कैसा दायरा, देखो यहां पर परिव्राजक वंश के बारे में सीमित जानकारी है, क्षेत्रीय राजवंश है, डायनेस्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, परिव्राजक डायनेस्टी। इनसे संबंधित कम जानकारी है, तो कम का देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी है मेंस। अगर आप देखो तो देखो यहां पर 7 मार्कर, उनको भी पता है कि 60 शब्दों तक ही जानकारी, इतिहास में ज्यादा जानकारी इस वंश के बारे में नहीं है, क्षेत्रीय राजवंश है, तो पूरा वंश पूछ लिया। क्योंकि सीमित जानकारी है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री में इससे रिलेटेड, इस वजह से इन्होंने यहां पूरे वंश को पूछ दिया कि भाई पूरा वंश पूछ लेंगे तो 60 शब्द लगभग आराम से कोई भी छात्र जो तैयारी कर रहा होगा वो लिख देगा। तो यहां पर सीमित जानकारी इतिहास में ही इस वंश के बारे में है, तो देखो यहां पर पूरा वंश इसीलिए इनने पूछ लिया कि भाई पूरे वंश को बता दीजिए, उस पर टिप्पणी कर दीजिए।
राजा धंग। अब ये राजा धंग आपको पता है कि चंदेल वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, पहला स्वतंत्र सच्चा राजा, सबसे ज्यादा शासन करने वाला चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के बारे में अधिक जानकारी है इतिहास में, तो देखो एक बस इन्होंने 7 मार्कर में, उसी 7 मार्कर में पूरे वंश को और एक शासक को इस भी पूछा गया। लेकिन इतिहास में जिसकी जैसी जानकारी है वो सही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये भारत का है, ये भी भारत का है, ये इंडिया के हैं तो इंडिया वाले सर आपको बताएंगे, ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारत के क्वेश्चन है। जबकि ये एमपी जी के कवि पद्माकर 7 नंबर में पद्माकर साहब पूछे गए। मांडू का असरफी महल 7 मार्कर, रानी दुर्गावती 7 मार्कर, और 14वीं शताब्दी में भोपाल का यहाँ पर इतिहास, तो ये एमपी जी के है और ये 7 मार्कर में इस तरीके से ये पेपर है पूरा। आप चाहें तो उसमें साइड में भी होता जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब 5 आएंगे दीर्घ उत्तरीय, मतलब बड़े प्रश्न, जो जिनकी शब्द सीमा 200 शब्द है और 10 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, मतलब 50 हो गए। ठीक है, तो ये 50 हो जाएंगे। 50 और 70 जो थे 70 नंबर के 7 मार्कर थे, है ना, 10 थे, तो 50 70 120 और 30 नंबर के 2 मार्कर थे। तो ऐसे करके 150 नंबर का ये पार्ट 1 हो जाता है 150 मार्क्स का, जो आपकी इस हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इनको अगर हम देखें इस तरीके से, अब ये तो भारत का है, तो देखो भारत के और में आपको अथवा में भारत का ही मिलेगा। इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप ये नहीं तो ये लिख दो। यहां पे देखो दोनों एमपी के, तो भैया अथवा में भी या और में एमपी जीके का ही आएगा। तो यहाँ 2 पेज मिलेंगे लगभग। देखो तो पूरा वंश ही पूछ लिया, क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन है, 200 शब्द, जो मेन हेडिंग आप बोल सकते हो, मेन हेडिंग क्वेश्चन होते हैं 10 मार्कर। मेन हेडिंग मतलब पूरी हेडिंग से क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा वंश ही पूछ लिया, तो भैया पूरा वंश में आप आसानी से 200 शब्द लिख सकते हो और उनके प्रतापी शासक। तो भैया देखो पूरा कलचुरी वंश, पूरा वंश पूछ लिया गया है। परमार काल, पूरा परमार वंश पूछ लिया गया है कि उससे संबंधित जो भी इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई उनके टाइम पे, वो बताइए। और में या तो ये लिख दें या ये देखिए आप, ब्रिटिश भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने और में यहां, ये तो भारत का है, बाकी ये और में एमपी का ही दे दिया। जंगल सत्याग्रह की भूमिका का, पूरा जंगल सत्याग्रह जहां जहां हुआ, जो जो लीडर्स थे, जो जो वहां पर जैसे जैसे इंसिडेंट हुए, वो सब कुछ बताना है। तो देखो पूरा वर्णन पूछ दिया इन्होंने। स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासतों को समझाइए, कि जो होलकर रियासत थी स्वतंत्रता के पहले, मतलब होलकर से ही संबंधित है, पूरी रियासत का पूछ लिया। ओरछा मेले का वर्णन, गोंडवाना की वंशावली, पूरी वंशावली, क्योंकि 10 मार्कर की बात है। खाजा नायक और उनके सहयोगी, जितने भी थे खाजा नायक और उनके सहयोगी, चाहे भीमा नायक हो, तात्या टोपे हो, जो भी उनके साथ में वहां पर उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, वो पूरा 10 मार्कर में पूछ दिया गया। तो इस टाइप के एमपी जीके के पार्ट ए में पेपर 1 में 2024 मेंस में पीवाईक्यू आए थे। यहाँ पे देखें तो ये सैंपल क्वेश्चन आंसर बुकलेट, क्वेश्चन आंसर बुकलेट कैसी दिखती है, तो यहाँ आपको रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपको, रोल नंबर को भी गोले भरने होते हैं तो वो भरने को मिलेगा। इसके बाद देखिए ये पहले से क्वेश्चन अब लिख के आता है, यहाँ क्वेश्चन लिख के ऑलरेडी आएगा, कि जैसे भीमा नायक लिख के आ गया। फिर आपको उत्तर के लिए 1 2 3 लाइनें दी जाएंगी उत्तर लिखने के लिए। 2 मार्कर है। 2 मार्कर हमेशा जो है, 2 मार्कर आपको पता है 15 क्वेश्चन आने हैं, तो ये 30 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपको 20 वर्ड्स ही लिखने हैं, 20 शब्द, और आपको 3 लाइंस दी गई हैं, जो आपके सैंपल कॉपी जैसी उन्होंने दी है। क्वेश्चन पहले से लिख के आएगा, तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि कहां से शुरू करूं कहां से खत्म, आपको एक तरफ से लिखना शुरू कर देना है। दूसरी चीज इसमें टू द पॉइंट लिखना होता है, टू द पॉइंट। वर्ड्स कम लिखने हैं आपको, इंफॉर्मेशन, इन्फो ज्यादा देनी है। टू द पॉइंट, यहां सेंटेंस कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। तो ऐसे सारे क्वेश्चन ये लिख के आएंगे आपकी कॉपी में मेंस की। इसी टाइप से ये देखिए 7 मार्कर जो है, 7 मार्कर 10 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्कर के। 7 मार्कर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए थे आपको, तो ये हो जाएंगे 70 मार्क्स के टोटल। और यहाँ वर्ड लिमिट है 60 वर्ड, लगभग आधा पेज आपकी कॉपी का। ये देखिए यहाँ प्रश्न लिख के आएगा, प्रश्न पहले से लिख के आएगा। यहाँ लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, और 60 वर्ड या फिर 10 लाइन का आपको ये
शब्द काउंट नहीं करने हैं। 60 से 55 भी हो सकते हैं और 65 शब्द भी हो सकते हैं, 2 4 5 शब्द ऊपर नीचे चल सकते हैं। ठीक है, तो 10 लाइंस आपको इसमें 7 मार्कर में मिलेंगी। इसके बाद देखिए ये है क्या, ये है यहां पर आपको देखने को जो मिलेगा 5 क्वेश्चंस जो हैं 10 मार्कर आएंगे, 10 मार्कर इंटू 5 क्वेश्चंस, तो ये हो जाएंगे 50 मार्क्स के टोटल। और वर्ड लिमिट है, वर्ड्स कितने हैं, तो वर्ड्स हैं 200। इसमें आपको पूरे 2 पेज मिलेंगे लिखने को, एक ये पूरा पेज मिलेगा और एक ये पूरा पेज मिलेगा 5 क्वेश्चनों के लिए। इस तरीके की आपकी रहती है सैंपल कॉपी। अब यहां पर ये सैंपल आंसर मैंने 2 मार्कर बताया कि भाई टू द पॉइंट लिखना है। ये सैंपल आंसर मैंने, कि भाई समय आपका खराब ना हो, मैंने ये पूरे प्रॉपर हाथ से लिख दिए हैं। यहां पे आप एक चीज और देखो कि जो ये तो वर्ड कम और इंफॉर्मेशन ज्यादा लिखनी है 2 मार्कर में। 7 मार्कर में जो आपका 7 मार्कर है, 7 नंबर वाला 60 शब्दों का क्वेश्चन, एक लाइन तो आपको इंट्रोडक्शन की लिख देनी है। इंट्रोडक्शन की कभी हेडिंग नहीं डाली जाती कि प्रस्तावना। उसके बाद आपको मेन आंसर पर फोकस करना है। आंसर राइटिंग आपको तभी करनी है। आंसर राइटिंग कब करनी है, तो देखो आंसर राइटिंग आपको कब करनी है। आंसर राइटिंग का सबसे बढ़िया तरीका, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन इस बार लेने के लिए सोच रहे हैं और बिल्कुल भैया एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। प्रैक्टिस अगर आप डेली नहीं करोगे तो भैया करनी है। जो पढ़ो दिन में उसी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो पढ़ो दिन में उसी से रिलेटेड या संबंधित रिलेटेड आंसर राइटिंग करनी है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। क्वांटिटी से ज्यादा, कि भैया बहुत सारे लिख रहे हो मत लिखो, लिमिटेड लिखो लेकिन अच्छा लिखो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। कमियां दूर करना है। कब करें आंसर राइटिंग, जब जिस टॉपिक का आंसर लिख, जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हो, जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हो, वो टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो, अच्छे से 360 डिग्री में कवर हो, डायमेंशन में कवर हो, पूरा याद हो, रिवाइज कर लिया हो, आपने रिवाइज कर लिया हो। इसका फायदा क्या होता है, लाभ क्या है, बेनिफिट इसके, स्पीड अपने आप आ जाएगी। क्योंकि टॉपिक से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का डेटा आपको याद है, तो हाथ अपने आप चलेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के टाइम, एक तो वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि कितने सारे एक दिन में लिख ले, चाहे वो कैसे भी गलत गलत लिख रहे हो, तो इस पे फोकस नहीं करना है। क्वालिटी पर फोकस करना है, आपको कमियां दूर करना है अपनी। जब डेटा पूरा याद होगा, 360 डायमेंशन में कवर होगा, उसी टॉपिक का आपको आंसर राइटिंग करना है। अपने आप स्पीड आ जाएगी, क्योंकि स्पीड तभी नहीं आती है, हाथ तभी नहीं चलते हैं जब दिमाग में डेटा नहीं होगा। हाथ कैसे तेज चलेगा जब दिमाग में डाटा ही नहीं है। तो इसके लिए चाहिए हमें यह है कि पहले से पूरा अच्छे से कवर हो, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इतनी तेज हाथ चलेंगे, अपने आप वैसा ही कंटेंट, क्योंकि पूरा कवर कर रखा है आपने, जिस तरीके से भी उसके डायमेंशन बन सकते हैं
तो तब आपको आंसर राइटिंग करना है। और आंसर राइटिंग जो करनी है बेटा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट, प्रैक्टिस या फिर टेस्ट, आंसर राइटिंग की एक कॉपी आती है, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल कोई रजिस्टर खरीद लिया उसमें ही आंसर लिख रहे हैं, ये काम नहीं करना है, गलती है ये। आंसर राइटिंग की कॉपी मार्केट से लेके आइए, क्योंकि जैसी आदत हो जाएगी, आदत हमें सुधारनी है, आदत डालनी है कि भैया आंसर, मेंस आंसर की कॉपी ऐसी मिलेगी और उसमें आपको वर्ड का काउंट भी अपने आप जब बार बार लिखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे इतनी लाइन में कितने वर्ड जाते हैं। तो ये काम आपको करना है, तब तक आंसर राइटिंग आपकी सफल नहीं होगी जब तक आप ये काम नहीं करोगे। भाई उसी की आप आंसर राइटिंग उसी टॉपिक की करो जो आपने अच्छे से 360 डायमेंशन में कवर करके पूरा लर्न और याद और रिवाइज कर लिया हो। अपने आप स्पीड आएगी, अपने आप हाथ चलेंगे, दिमाग सिग्नल देगा, क्योंकि दिमाग में उस टॉपिक का डेटा है। अब होगा नहीं तो कैसे? गलती यही है बच्चों की, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना कि कितने ज्यादा लिख लूं। दूसरी चीज, टॉपिक कवर ही नहीं करते, वो सीधे आंसर राइटिंग पे बैठ जाते हैं, तो ये नहीं करना है अपने को। और आंसर राइटिंग की कॉपी में ही आपको लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सैंपल आंसर बताता हूं। आपको बॉल पॉइंट पेन जो नीला पेन होता है, सिर्फ नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है, जेल का इस्तेमाल मत करना। बॉल पॉइंट पेन जो आते हैं मार्केट में, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, जिसको जो अच्छा लगता है उससे ही सिर्फ ब्लू पेन से लिखना है। हाँ, हाईलाइट आप उसी नीले पेन से कर सकते हो, बाकी आपको दूसरा कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना है। अब 2 मार्कर है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 मार्कर या आपको 20 to 25 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप 20 शब्द जो 3 लाइन में जितने लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ड कम, इसमें जरूरी नहीं होता कि आप सेंटेंस पूरा करो। वर्ड कम, इन्फो ज्यादा, इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा देनी है, टू द पॉइंट लिखना होता है इसको, टू द पॉइंट। डायमेंशंस होते हैं ये आंसर के, जैसे क्वेश्चन था इस बार के 2024 मेंस पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही है ये, और एमपी जीके के सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे सैंपल आंसर भी लिख दिए हैं और आपको ये आंसर देख सकते हो आप कैसे। तो देखो यहां पे सबसे पहले कि अवंती महाजनपद दिया गया है, तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद जो चेदी और अवंती थे, उसमें से अवंती में महाजनपदों में समृद्ध महाजनपद था। ठीक है, तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे, उस समय मध्य प्रदेश में 2 थे, उसमें से एक ये था, ये लिख दिया अपन ने। इस एक लाइन में देखो कितनी सारी चीजें अपन ने बता दी कि भैया एक बात तो ये प्राचीन भारत का था, भारत में 16 महाजनपद थे, मध्य प्रदेश में 2 थे, उनमें से एक समृद्ध महाजनपद। देखो आप एक लाइन में 4 मेन कीवर्ड डले हैं, कितने डले हैं? एक लाइन में 4 कीवर्ड हैं, एक लाइन में कितने कीवर्ड हैं? 4 कीवर्ड जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपने एक लाइन में 4 कीवर्ड डाल दिए। विंध्य पर्वतमाला आपने लोकेशन भी बता दी, के द्वारा विभाजित 2 राजधानियां थी इसकी, एक उत्तरी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी राजधानी माहेश्मती। फिर आपने कीवर्ड्स डाले, एक कीवर्ड्स, दूसरा कीवर्ड्स, इस तरीके से डाल दिए। बौद्ध धर्म का केंद्र था इस समय जब मौर्य सम्राट अशोक राज्यपाल बना था, उसी प्राचीन इतिहास की बात है, तो बौद्ध धर्म का केंद्र था, एक कीवर्ड। दूसरा समृद्ध व्यापारिक नगर भी था वहां का उज्जैन उस समय, दूसरा कीवर्ड। अब आपने इंफॉर्मेशन कितनी सारे कीवर्ड्स डाल दिए, मतलब आपने 4 और 2 6 और 2 8 कीवर्ड, कम से कम 8 से ज्यादा भी आप ध्यान से और भी देखोगे तो मिलेंगे, पर 8 कीवर्ड्स आपने इन 2-2.5 लाइन में दे दिए उसको 20 शब्दों में। अब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। फिर आता है एक और 2 मार्कर ही, अगला सैंपल आंसर, उच्चकल्प। तो देखो उच्चकल्प, यहां पर सिर्फ उच्चकल्प लिखा है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, हिस्ट्री में भी इसके रिगार्डिंग इस वंश डायनेस्टी किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन किससे संबंधित है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझना है, जब भी आंसर राइटिंग करो क्वेश्चन समझना है कि भैया पहला तो ये कहां से क्वेश्चन है, जब प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो जब, फिर उससे ही संबंधित, उससे ही संबंधित, उससे ही संबंधित आंसर लिखना है आपको।
ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ लिखने लगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। उत्तर जैसे उच्चकल्प शासन 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में, एक डायमेंशन और एक कीवर्ड। क्षेत्र बघेलखंड सतना, दूसरा कीवर्ड। तीसरा परिव्राजकों के पड़ोसी, सेंटेंस पूरा करना जरूरी नहीं है। चौथा कीवर्ड गुप्तों के सामंत या गोप्ता थे। राजधानी, पांचवा कीवर्ड उचेहरा सतना। संस्थापक औददेव। इस तरीके से आपने और भी लिखना चाहो कि भाई आश्रम व्यवस्था को स्थापना करना चाहते थे ये लोग, और आपका ये 1-2-2.5 लाइन में 20 शब्दों में आपने कितने सारे कीवर्ड्स डाल दिए, टू द पॉइंट आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, सैंपल आंसर। अगला सैंपल आंसर राजा यशोवर्मन, ये एक और 2 मार्कर सैंपल आंसर, 2 मार्कर। देखो कितने सारे कीवर्ड मिलते हैं राजा यशोवर्मन के बारे में, देखते हैं। शुरुआत वैसे ही होनी चाहिए कि भाई कहां से रिलेटेड थे, ठीक है, कौन थे, क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये क्या है, जो भी क्या है पर फोकस होता है, क्या है क्वेश्चन, कौन है ये, किस वंश के हैं, कहां है, इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में शुरुआत से एक फ्रेम होता है, ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर किसी आंसर को लिखने का ऑर्डर। ऑर्डर आपको कि भाई सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप, फिर ये कौन है, कहां है, कुछ विशेष इनने किया है निर्माण कंस्ट्रक्शन, तो एक ऑर्डर को भी आपको ध्यान रखना है 2 मार्कर में। जैसे देखो कीवर्ड्स, पहला पॉइंट चंदेल वंश, एक कीवर्ड। जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड एरिया, दूसरा कीवर्ड। उसके प्रतापी राजा, चंदेल वंश की स्वतंत्र सत्ता के संस्थापक, क्योंकि जो इसके बाद आप देखोगे कि प्रथम स्वतंत्र इसका आगे आने वाला शासक बेटा धंग बनेगा, उससे पहले इन्होंने ही स्वतंत्र कराया था और कालिंजर को जीता। और भी आप डाल सकते हो, डालना चाहो कि भाई कालिंजर जो समय बुंदेलखंड बांदा उत्तर प्रदेश के पास एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला का ही पार्ट था उस समय, तो कालिंजर विजेता, तो जिसने कालिंजर को जीता उस समय का सबसे उस क्षेत्र का इंपॉर्टेंट एरिया। अन्य नाम कि जैसे कौन है ये, अन्य नाम, उपाधि है कोई इनकी तो उपाधि भी लिख सकते हो, और लास्ट में निर्माण। ये ऑर्डर आप समझ सकते हो कि भाई ऑर्डर किस तरीके से इसका आंसर का होना चाहिए, कि क्या, कौन, कहां, कैसे, ये ऑर्डर होता है। फिर अगला सैंपल आंसर एक और 2 मार्कर आता है, मध्य भारत सम्मेलन 1948। तो हम जब आजाद हो गए, आजादी के बाद सम्मेलन हुए थे रियासतों के विलय के लिए। आयोजन 28 मई 1948, यहां पर पूरी डेट भी लिख दी गई। उद्देश्य स्वतंत्रता पश्चात रियासतों का विलय और एकीकरण। कहां, ग्वालियर, इंदौर और मालवा क्षेत्र की 25 रियासतों का विलय कर एक प्रशासनिक इकाई बनाना। राजधानी 2 थी, 5.5 महीने के लिए इंदौर ग्रीष्मकालीन, यानी कि ये यहां पर आपको समर कैपिटल, और दूसरी ग्वालियर शीतकालीन विंटर कैपिटल थी। और आंसर अपना पैक। पचमढ़ी कास्ट शिल्प PYQ 2024 का ही चल रहा है पूरा। पचमढ़ी, इसका सैंपल आंसर क्या होगा, सैंपल आंसर तो आप समझ सकते हो यहां कि भैया ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये कौन, क्या, कहां, कैसे, ऐसे प्रश्न उठने चाहिए और फिर आंसर को डिजाइन करना है। सबसे पहले पचमढ़ी की बात, तो पचमढ़ी नर्मदापुरम में इको पर्यटन आधारित हस्तशिल्प, तो भैया वहां पर इनके स्टॉल भी लगे हुए हैं जहां इनसे संबंधित जो जनजाति और गांव के लोग वहां के सुंदर सुंदर लकड़ी का सामान बनाते हैं, वुडन क्राफ्ट है। हस्तशिल्प हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम न बोल के हैंडीक्राफ्ट बोलना है, हैंडीक्राफ्ट है। ग्रामीण जनजाति अर्थव्यवस्था का आधार, एक कीवर्ड, 2 कीवर्ड और ये तीसरा कीवर्ड। कास्ट लकड़ी, वुड कौन सी यूज होती है, सागौन, बांस, शीशम से सजावटी सामान, तो 2 कीवर्ड्स इसमें है कि भाई सामान और एक किससे। विशेषता आखिरी में ऑर्डर होता है, ये प्रॉपर ऑर्डर जब आपको नंबर मिलेंगे, कुछ भी कहीं से शुरू नहीं करना है। हस्त नक्काशी, तो हाथ के द्वारा छीली जाती है, पील करा जाता है वुड को। और पारंपरिक ज्ञान आधारित, मेन इसका विशेषता बता दी।
फिर आए 2 मार्कर में सैंपल आंसर, 2 मार्कर सैंपल आंसर हिस्ट्री से ही रिलेटेड, और वो है कौन, तो भैया वो है परीक्षित देव बुंदेला। तो 1842 अपन ने बता दिया कब, अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह के प्रमुख विद्रोही। तो 1842 में अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह के प्रमुख विद्रोही। शासक कहां इनकी रियासत जागीर थी, जैतपुर जागीर बुंदेलखंड के शासक। साथी मधुकर शाह बुंदेला, जवाहर सिंह बुंदेला, हृदय शाह लोधी आदि। और इस तरीके से आप परीक्षित देव बुंदेला के आंसर को लिख सकते हैं। कुंवर रघुनाथ शाह, अगेन एक 2 मार्कर 2024। फिर से ऑर्डर का ध्यान जरूर रखना है आपको इसको लिखते समय, इंफॉर्मेशन ज्यादा, वर्ड कम, कीवर्ड ज्यादा डले हों आपके आंसर में, और शब्द सीमा के साथ पूरी जानकारी उनकी इंपॉर्टेंट वाली दे दें अपन, टू द पॉइंट। गढ़ा मंडला क्षेत्र, देखो क्षेत्र बता दिया कब, 1857 की क्रांति के। तीसरा कीवर्ड विद्रोही शंकर शाह गोंड मरावी के पुत्र। यहां भी आप देख सकते हो कि गोंड के बगल ब्रैकेट में मैंने मरावी भी लिख दिया है। विद्रोह के दौरान 14 सितंबर 1857 को पिता के साथ गिरफ्तार हुए। शहीद ऑर्डर है ये, आखिरी में शहीदी बता देनी है, ऑर्डर प्रॉपर आप समझते जाना जो मैंने बताया। भक्तिपूर्ण कविता लिखने पर अंग्रेजों ने जबलपुर में तोप से उड़ाया। आंसर हो गया। भीमा नायक, भीमा नायक को आप जानते हो, अगेन एक 2 मार्कर PYQ 2024 मेंस। नर्मदा के तट पर बड़वानी सेंधवा घाट में निमाड़ क्षेत्र में 1857 भील जनजाति के विद्रोही। कीवर्ड देखो कि भाई नर्मदा नदी के तट पर सेंधवा बड़वानी घाट के 2, निमाड़ क्षेत्र 3, 1857 की भील जनजाति के विद्रोही नायक, 4 कीवर्ड। साथ ही खाजा नायक, तात्या टोपे, 5वां कीवर्ड। युद्ध नीति गोरिल्ला, 6वां कीवर्ड। युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ अंबा पानी अमल्या पानी, 7वां कीवर्ड। शहीद 29 दिसंबर 1876 काला पानी अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, 8वां कीवर्ड। समाधि धावावाड़ी बड़वानी, 9 कीवर्ड्स यूज कर दिए मैंने इसमें 3 लाइन में, टू द पॉइंट, वर्ड कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा, और ऑर्डर भी क्रोनोलॉजी उसकी आपको समझनी है आंसर की कि क्या क्या फिर आखिरी में शहीदी बतानी है। क्लियर, शहीदी के बाद समाधि बनती है। तो देखो जो जिसके बाद क्रम होता है कि भैया सबसे पहले तो जन्म, तो देखो नर्मदा के तट पर यहां पर जन्म हुआ, बता दिया कि उनके इंसिडेंट भी जीवन के कंटिन्यू आप समझ सकते हैं। फिर ये भीलों के विद्रोही बने इस समय। फिर इनके साथी बता दो, युद्ध नीति, युद्ध कहां हुआ, अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो अब शहीदी होगी, शहीदी के बाद समाधि बनती है। तो ये ऑर्डर हो गया क्रोनोलॉजी, जिससे आपका कोई भी इसमें से काट के बता दे मुझे 2 मार्कर में, नहीं कटेगा आपका नंबर। ये आपको लिखने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई ग्वालियर की संधि 1817, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम चल रहा था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ग्वालियर की संधि हुई थी, आपको भी पता है, और अंग्रेजों के नियंत्रण में पूरा सिंधिया स्टेट इसके बाद चला गया था। टांट्या भील, जैसे भीमा नायक मैंने लिखा वैसे ही टांट्या भील के बारे में आप 8 9 10 कीवर्ड्स इजिली लिख सकते हो, तो ये आप लिखना। तो ये 2 मार्कर थे एमपी जीके के 2024 में। इसी टाइप से भोपाल प्रजामंडल, ये भी आपके लिए होमवर्क है, 2 मार्कर ही है, जो एमपी जीके के पार्ट ए में आपको पेपर 1 जीएस पेपर 1 मेंस 2024 में मिलेगी। अब बात आ जाती है 7 मार्कर। 7 मार्कर जो होता है 60 शब्द। एक मैंने आपको सेशन और भी लिया था कि जब ऐसे वर्ड आए तो आपको कैसा आंसर लिखना है, टिप्पणी करना है आपको। टिप्पणी बोला गया है कि भाई आप किस तरीके से इस वंश को देखते हैं, कौन सी चीजें हैं, और कौन प्रॉपर आपको आंसर के तौर पे इसका लिखना है कि पूरा वंश। तो मैंने आपको अभी बताया था कि देखो जिस वंश के बारे में सीमित जानकारी है तो उसको मैं उनको भी पता है जो पेपर बना रहा है आपका कि आप इतने ही वर्ड लिख पाओगे, इसलिए पूरा वंश पूछ लिया है 7 मार्कर। तो राइट अ नोट ऑन परिव्राजक डायनेस्टी। डोंट वरी, इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये सेम आंसर मैं आपको आगे सैंपल आंसर की तरह बताने वाला हूं। तो आपको 7 मार्कर ध्यान लिखते समय प्रैक्टिस आपको बस उसी कॉपी में करना है। तो उत्तर देखो यहां पर परिव्राजक वंश, एक लाइन में इंट्रो लिख दिया अपन ने, इंट्रो, क्योंकि 7 मार्कर शब्द कम है तो एक ही लाइन, लेकिन इंट्रो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही इंट्रो लिखना है।
क्योंकि अब पूरा वंश है तो आप उनके वंश का बता दोगे कि भाई परिव्राजक का शाब्दिक अर्थ है भ्रमणशील तपस्वी, सन्यासी जो आश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, दानशील थे ये लोग। मुख्य तथ्य, 5वीं से 6वीं शताब्दी में बघेल रीवा सतना पर शासन किया। संस्थापक सुशर्मा सीधा, राजधानी नागौद सतना, प्रारंभ में गुप्तों के सामंत। जानकारी कहां से मिली इनकी? खोह, करी, तलाई, बैतूल, भूमरा, मझगवा से प्राप्त 8 ताम्रदान पत्र, कॉपर की प्लेटें। ब्राह्मण धर्म से संबंधित, क्योंकि भ्रमणशील तपस्वी कहा गया इनको, भूमि दान देते थे और संस्कृत संस्कृति का संरक्षण करते थे। ज्यादा हो तो लास्ट में एक लाइन लिख देनी है कि यह गुप्तोत्तर काल में मध्य भारत की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति थी। और इस तरीके से आपका ये सैंपल आंसर 60 वर्ड में टू द पॉइंट, इसको भी टू द पॉइंट लिख सकते हो कि जरूरी नहीं है आप लिखो कि इसके संस्थापक सुशर्मा थे, सीधा लिखो आप, ये भी टू द पॉइंट ही आप लिख सकते हो, क्योंकि शब्द सीमा अब कम हो चुकी है नए पैटर्न नए सिलेबस के बाद, और उसके बाद ही हुआ ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कितने सारे डायमेंशन कवर कर दिए, क्योंकि वंश पर टिप्पणी करनी थी तो वंश से संबंधित ही पूरी चीजें, कोई स्पेसिफिक एक शासक नहीं बताना है, वंश से संबंधित चीजें ही लिख दी अपन ने और टिप्पणी होगी। इंग्लिश में राइट एंड नोट ऑन परिव्राजक डायनेस्टी, 7 मार्कर जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें एमपी जीके के सैंपल आंसर और मैं बता रहा हूं आपको पीवाईक्यू 2024। तो यहां पर 60 वर्ड ही वर्ड लिमिट है, आपको टू द पॉइंट यहां भी लिखना है, टू द पॉइंट। आप चाहो तो यहां पर देखो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इस डायनेस्टी के बारे में, तो 7 मार्कर में ही पूरा डायनेस्टी पूछ लिया गया है। तो परिव्राजक डायनेस्टी, द लिटरल मीनिंग ऑफ परिव्राजक इज वॉन्डरिंग आस्टिक्स, दीज वर reunions who sought to establish ashram system. Key fact, ruled over Baghelkhand, Rewa, Satna region during the 5th to 6th century CE. फाउंडर सुशर्मा। कैपिटल देखो उसी पेन से आपको हाईलाइट करना है, ब्लू पेन ही यूज करना है, ऐसे हाईलाइट आप नीचे डाल सकते हो। नागौद सतना, इनिशियली सर्व्ड एज द फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता। इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम 8th कॉपर प्लेट, कॉपर डोनेशन प्लेट होती थी जब ये लोग दान करते थे, क्योंकि ये लोग आश्रम व्यवस्था के तपस्वी लोग थे। ग्रांट फाउंड इन खो, करीतलाई, बैतूल, भूमरा एंड मझगवा। पैट्रोनाइज द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड लैंड ग्रांट संस्कृत कल्चर एटसेट्रा। दिस डायनेस्टी वॉज सिग्निफिकेंट रीजनल पावर इन सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इस तरीके से आपको टू द पॉइंट ये टिप्पणी या फिर नोट अपन ने लिख दिया उस पूरी डायनेस्टी के ऊपर। ये सैंपल आंसर मैं साइड में भी खड़ा हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब राजा धंग का मूल्यांकन कीजिए, आ गया आपका और आया ही था 2024 का PYQ 7 मार्कर। टू द पॉइंट, जैसा मैंने बोला है, इन्फो ज्यादा वर्ड कम। उत्तर लिखा है चंदेल वंश के राजा धंग। तो पहले अपन ने वंश बता दिया धंग, जिनका शासनकाल सबसे ज्यादा 52 वर्ष था, 950 से 1002 ईस्वी तक, जो यशोवर्मन और रानी पुष्पा देवी के पुत्र और एक शानदार कुशल प्रशासक एवं शक्तिशाली विजेता थे। मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन शब्द आ गया, एवेल्युएट करना है। तो एवेल्युएट में प्रतिहारों की अधीनता खत्म कर, ये मूल्यांकन का एक पॉइंट कि इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, इतिहास कैसे इनको प्रतापी मानेगा, मतलब मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे इतिहास ने इसको एक प्रतापी शासक कहा है, यही तो मूल्यांकन कैसे कहा है, कुछ किया होगा ना। तो उनके द्वारा जो स्ट्रगल था उनका और उसके बाद उन्होंने जो जीता, विस्तार किया, एम्पायर को एक्सपांड किया, यही तो उनका मूल्य है, मूल्यांकन। समझ रहे ना, उससे रिलेटेड चीजें आपको जरूर डालना है कि भाई किसको हराया। जब मूल्यांकन की बात आ जाए, इवेल्युएट, तो ये कैसा राजा था, कैसा था, साम्राज्य विस्तार कैसा किया, साम्राज्य विस्तार, एम्पायर का एक्सपांशन। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता, इसके जो फादर थे यशोधर्मन, जिनका नाम तो यशोवर्मन, जिनका नाम लक्ष्मण वर्मन था, वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके इसको दे गए और इसने अपने फादर का मान और बढ़ाया। धंग एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उभरे। वे चंदेल वंश के इतिहास में पहले स्वतंत्र राजा थे। तो पहले स्वतंत्र तो यही थे, क्योंकि पापा ने स्वतंत्र कर दिया था इनके वंश को, जो यशोवर्मन मैंने बताए थे।
राज्य का विस्तार मूल्यांकन, कालिंगर से ग्वालियर तक खजुराहो में विश्वनाथ टेम्पल के शिलालेख में उन्होंने कौशल मतलब छत्तीसगढ़, कृत, सिंथल और कुंतल राज्यों का विजेता बताया है। ये मूल्यांकन है इनके प्रतापी होने का, कि कैसे प्रतापी थे। तो ऐसे प्रतापी थे कि भैया फादर ने जो स्टैब्लिश कर दिया इंडिपेंडेंट रूल, सबसे ज्यादा शासन किया। इस इंट्रो में भी आपको उनका मूल्य समझ में आ रहा होगा कि जिनका शासन 52 साल तक सबसे ज्यादा चला। कौशल, कृत, सिंघल और कुंतल राज्यों का विजेता, शैव धर्म के अनुयायी, अभी किस धर्म को मानते थे। और यहां पर आप देखो तो मूल्यांकन एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये जो खुद मानते थे धार्मिक सहिष्णुता थी यहां, इसीलिए इन्होंने जैन धर्म का संरक्षण भी किया, जबकि खुद इस शैव धर्म शंकर भगवान वाले धर्म को मानते थे। तो ये मूल्यांकन ही है उनका। निर्माण, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उन्होंने कंदारिया महादेव की नींव रखी। पूरा तो विद्याधर चंदेल ने कराया था, लेकिन नींव लिखा है स्पेसिफिक, ध्यान से देखो, नींव रखी। जिननाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि जैन मंदिर थे। राजा धंग चंदेल राजनीतिक शक्ति, संस्कृति और वैभव और स्थापत्य उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गया। मूल्यांकन कर दिया अपन ने। परफेक्ट आंसर 7 मार्कर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर किंग धंग। अब यहां पर इवेल्युएट करना है, कि उसको इवेल्युएट करें कि कैसे ग्लोरियस रूलर था, कि ये कैसे एक ग्लोरियस रूलर था। टू द पॉइंट, ग्लोरियस रूलर कैसे था। आपको लगता है कि सर 70 वर्ड हो गए, 75 हो गए, एक आध लाइन, एक आध पॉइंट जो बीच की है उसको आप कम भी कर सकते हो। तो यहां पर अपन ने थोड़ा सा स्पेस देना है, स्टार्टिंग में अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता ही है। किंग धंग, इस टाइम पे इन्होंने रूल किया। द सन ऑफ यशोवर्मन एंड क्वीन पुष्पा देवी वॉज अ ग्लोरियस एविल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पावरफुल कन्क्वेरर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। तो ये इवेल्युएट करने से ही रिलेटेड इंट्रो है, इससे ही रिलेटेड इंट्रो है। देखो आप, जो उसकी ग्लोरियसनेस को बताता है। असेसमेंट, अगर हम इनका इवेल्युएट करें इनको, किंग धंग इमर्ज्ड एज द सोवरन रूलर, तो ये इवेल्युएट ही कर रहे हैं अपन। कैसे? आफ्टर एंडिंग द सुजर्निटी ऑफ प्रतिहार, तो प्रतिहारों का कंट्रोल था इनके ऊपर, तो उनकी सुजर्निटी को एंड किया इनने। एक्सपांशन ऑफ किंगडम, तो ये मूल्यांकन एवेल्युएट कर रहे हैं कि कोई ग्लोरियस तभी होगा जब वो ग्लोरियस होगा जब उसने अपने किंगडम को कैसे एक्सपांड किया, कैसे बैटल लड़े, कैसी उसकी डिप्लोमेसी थी, है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था उसके यहाँ पे। एक्सटेंडेड फ्रॉम कालिंगर टू ग्वालियर द विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल इंक्रिप्शन कहां पर है? खजुराहो में है एक विश्वनाथ टेम्पल इंक्रिप्शन। उसमें इसको कैसे मेंशन किया गया है? तो खजुराहो डिस्क्राइब्ड हिम एज द कन्क्वेरर ऑफ द किंगडम ऑफ कौशल, छत्तीसगढ़, कृत, किंतल, है ना, ये सारे एरिया को जीत लिया उसने। अ फॉलोअर ऑफ सैविज्म, तो ये खुद तो सैविज्म का, हिंदुज्म का ही एक धर्म रिलीजन है सैविज्म, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जबकि इसने जैनिज्म को भी यहां पर पेट्रोनाइज किया। तो भैया ये इसका एवेल्युएशन ही है कि भाई यहां पर रिलीजियस टॉलरेंस था इसके यहां। कंस्ट्रक्शन, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो, तो फाउंडेशन की बात है तो इसने ही रखा था। और जैनिज्म को भी पेट्रोनाइज किया, तो जिन्नाथ, पार्श्वनाथ टेम्पल्स इन खजुराहो। खजुराहो में ये टेम्पल आपको धंग के मिलेंगे। लास्ट में इसने अपने जीवन को संगम में जल समाधि ले ली थी, प्रयाग में जाके जल में समाधि ले ली थी इसने। तो ये धंग को। अब यहां पे आ जाता है अगेन एक 7 मार्कर जो कि आप 60 वर्ड और आप देख सकते हो। रानी दुर्गावती के बलिदान पर मेन फोकस ध्यान रखना, बलिदान पर करना है आपको टिप्पणी कि किस प्रकार से एक वीरांगना थी जिन्होंने बलिदान कर दिया, मेन। ठीक है, बलिदान पर फोकस करना है अपने को मेन। तो देखो सैंपल आंसर 7 मार्कर, टू द पॉइंट सैंपल आंसर। मैंने बताया कि 7 मार्कर में ज्यादा वर्ड तो नहीं होते, इसलिए एक लाइन आप इंट्रो के तौर पर एक लाइन आप लिख सकते हो कि रानी दुर्गावती दलपत शाह गोंड की पत्नी, गोंडवाना राज्य की वीरांगना एवं स्वाभिमानी शासिका थी। 1564 ईस्वी में, अब क्योंकि बलिदान बताना है, सीधा बलिदान बताना है तो सीधा फोकस बलिदान वाले सेक्शन पे आ जाएंगे हम, क्योंकि ये मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी, और मेन आंसर यही होता है, मेन आंसर जिससे आपको नंबर मेन मिलने वाले हैं।
तो बलिदान पर सीधा आ जाएंगे अपन, बाकी उनका जीवन नहीं बताएंगे कि भैया कालिंजर में उनका जन्म हुआ था। गलती बच्चे यही करते हैं कि बोले सर कालिंजर में ही तो हुआ था, मैंने क्या गलत लिख दिया। भाई साहब उनका जीवन परिचय नहीं पूछा जा रहा है, बलिदान पर टिप्पणी करो, शब्द सीमा कम है। अगर आप उनका बाकी चीजें बता दोगे स्टार्टिंग का जीवन, तो फिर आंसर किस में लिखोगे? सीधा बलिदान पर आ जाना है आपको, मेन बॉडी आंसर, जिससे आपको नंबर मिलेंगे। 1564 ईस्वी में। अब यहां पे मैंने बाज बहादुर के साथ भी बैटल नहीं बताया, क्योंकि संघर्ष नहीं पूछा जा रहा है, सीधा बलिदान। तो बलिदान किस युद्ध में हुए थे? बलिदान जिस युद्ध में ये हुई थी, बलिदान जिस युद्ध में हुआ था, सीधा आंसर पे आ जाना है। बलिदान जिस युद्ध में हुआ हो उस पर सीधा आना है, उस पर सीधा आना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। अब आप बाज बहादुर के साथ लड़ाई बताने लगोगे तो आंसर नहीं में नंबर नहीं मिलेंगे, भले आप बिल्कुल सही लिख रहे हो लड़ाई वो, लेकिन पूछ क्या रहा है ये ध्यान से समझना है, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। तो 1564 में मुगल सम्राट अकबर का सेनापति, देखो पूरा नाम लिख दिया मैंने। अब ऐसा लिखोगे ना आप तो वो आपके नंबर काटते, फिर सबको आसफ खां रटा है, लेकिन आपने लिख दिया ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। गोंडवाना के सेनापति थे कौन उस समय? अर्जुन दास बैंस। ये भी लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसके बाद रानी दुर्गावती ने खुद अपने हाथ में युद्ध की कमान संभाली, नरई जुग के असमान युद्ध। आप देखो यहां पर सीधा मैंने बता दिया, नरई के असमान युद्ध। असमान युद्ध था, एक तरफ मुगलों की प्रशिक्षित सेना, ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, और इनके अप्रशिक्षित वहीं के लोग सरदार, उनके पास गोला बारूद तोपें थी और इन लोगों के पास हथियार ही नहीं थे, वो है ना। उनकी सेना 10 गुनी थी इनसे और इनकी कम सेना, तो असमान युद्ध था। आत्मसमर्पण करने के बजाय मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरता पूर्वक मुगलों का सामना किया। रानी ने आसफ खां, अब टिप्पणी कर रहे हैं अपन को, तो अपने को बताना है कि भाई ये मेन एक लाइन अच्छी लिखी है यहां पे कि भैया आत्मसमर्पण करने के बजाय मुगलों का सामना किया। मुगल सैनिकों को छापामार नीति, हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट, से बाहर खदेड़ देती हैं। स्टार्टिंग में तो खदेड़ दिया, लेकिन उनके पास मैंने बताया था कि तोप थी, मुगलों के पास ही थी उस समय, और उसने तोप मंगा ली। और युद्ध में रानी घायल होने के बाद रानी के गर्दन में एक तीर लगा था, वो नीचे गिर गई थी हाथी से, और इसके बाद 24 जून 1564 को आत्म बलिदान कर दिया। युद्ध पश्चात आसफ खां ने विस्मय भरे स्वरों में कहा था, अब लास्ट लाइन इंपैक्ट, कोई स्टेटमेंट दिया गया इनके लिए किसी पर्सन ने, तो भैया उसी सेनापति ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया कोई नारी इतनी भी सूरवीरा हो सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये आसफ खां का स्टेटमेंट लिख के आपने लास्ट में आंसर को पैक कर दिया। अब आपके कोई नंबर नहीं काट पाएगा, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये इस तरीके की टिप्पणी कर देना है। इसके बाद ये आप देखो 10 मार्कर, 10 मार्कर में 200 वर्ड्स मैंने बताया था आपको। फॉर्मेट यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक यूज करना है आपको, IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। हेडिंग इनकी कभी नहीं डाली जाती है। 10 से 15% मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन में लगाएं। मेन आंसर यही होता है, मेन आंसर, तो भैया ये आपको 70 से 80% इस पे देना है। कंक्लूजन भी 10 से 15% मैक्सिमम जा सकता है। मेन आंसर आपका जो होता है वो बॉडी में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के और फिर समझ के फिर इसको लिखना है। कलचुरी वंश के इतिहास, पूरे वंश पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, 10 मार्कर 200 वर्ड। या आपको दिया गया है ऑप्शन कि भाई ये नहीं तो आप ये लिखो, तो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में, पेपर 1 पार्ट ए में, और ये आपको पता ही है कि 50 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आप या ये परमारों के टाइम के सारे इंसिडेंट बता दो। तो यहां पर सैंपल आंसर है, सैंपल आंसर कौन सा वाला? कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में भी है, डोंट वरी, पर एक साथ नहीं हो सकता, एक एक करके ही अपन देख सकते हैं। तो सैंपल आंसर है ये 10 मार्कर 200 वर्ड्स, और कॉपी में 2 पेज मिलेंगे आपको मेंस के दिन, जो मैंने अभी सैंपल की आंसर कॉपी भी बताई है आपको, मेंस आंसर राइटिंग की। यहां पर फॉर्मेट IBC प्रॉपर आपको लिखना है।
जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन उससे ही रिलेटेड हो। तो ये है इंट्रो, हेडिंग कभी नहीं डाली जाती, 10 से 15% तक आपको ये इंट्रोडक्शन मैक्सिमम लिखना है। कलचुरी वंश मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसकी मध्य प्रदेश में प्रमुख 2 शाखाएं थी। अब उसने ये तो बोला नहीं है कि भाई त्रिपुरी शाखा को बताइए, कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा को बताइए। अगर त्रिपुरी शाखा को पूछा होता तो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करता कि भैया इसकी 2 शाखाएं थी और सीधे आंसर पे आ जाते, अपन की त्रिपुरी की बात करो। लेकिन सिर्फ पूरा कलचुरी वंश लिखा है, इसलिए यहां दोनों शाखाओं का जिक्र करेंगे। 2 शाखाएं थी, एक प्राचीन शाखा आद्य शाखा, छोटी शाखा माहेश्मती महेश्वर खरगोन, और बाद में दूसरी प्रमुख बड़ी शाखा त्रिपुरी थी, जिन्हें 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। इस वंश ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना प्रॉपर। स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा सा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी सुंदर चीजों को हर कोई पसंद करता है और नंबर आपको मिलेंगे। अब 2 शाखाओं की बात करें तो ये छोटी शाखा को, छोटा जितना है उसका मेन इतिहास वो बता देंगे हम। इस वंश की मध्य प्रदेश में 2 शाखाओं की बात करें तो पहली आद्य प्राचीन शाखा माहेश्मती। देखो यहां माहेश्मती जिसे है के कलचुरी या और आद्य कलचुरी और प्रारंभिक कलचुरी के नाम से जाना जाता है। लाइन एक ही है, इंफॉर्मेशन ज्यादा। क्षेत्र महेश्वर, ओमकारेश्वर, मानदाता, उज्जैन के आसपास माहेश्मती के कलचुरियों का शासन था। राजधानी माहेश्मती, वर्तमान नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर खरगोन। संस्थापक कृष्णराज, इस समय करीब 3 प्रमुख राजा हुए इसमें, वो लिख दिए, कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज। पशुपति मतलब शिव के भक्त थे ये, पशुपति शिव होते हैं, उनके भक्त थे। फिर अपन ने बोल दिया इस वंश के सिक्कों में चांदी, तांबे के सिक्के विदर्भ और शीशे के सिक्के धारापुरी से प्राप्त हुए। ये अपन ने बता दिया कि भैया इसकी 2 प्रमुख शाखाएं वंश था इसका। इसमें से जो छोटा एरिया और सबसे पहले था वो सबसे पहले बता दिया, और जितने मेन पॉइंट उनके बारे में आपको इसमें लिखने हैं, क्योंकि शब्द सीमा 200 शब्द है तो आपने बता दिया। इसके बाद मेन आ जाएंगे आप कलचुरी वंश पर, सॉरी त्रिपुरी शाखा पर। त्रिपुरी की शाखा को ही इसी प्रकार चेदी और दहला के परवर्ती कलचुरी कहा जाता है, मतलब बाद वाले, जिन्होंने 7वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया है। माहेश्मती शाखा के पश्चात कलचुरियों को त्रिपुरी शाखा मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। माहेश्मती के बाद राजधानी इसकी त्रिपुरी, वर्तमान तेवर, जबलपुर बता दिया। फिर संस्थापक बापराज या बामराज देव 675। प्रमुख शासक कोकल प्रथम। अब पूरे वंश में, पूरी वंश के सारे शासकों को तो नहीं बता सकते, हाँ यहां आपको बताना हो तो यहां लिख सकते हो कि भाई और भी थे, जिनमें आप देखो बापराज, बामराज देव था, है ना, कोकल था, बहुत सारे जितने भी हुए हैं इसमें आप सब बता सकते हो आदि, एक लाइन से कॉमा लगा लगा के। लेकिन जब आप उनका डिस्क्रिप्शन दोगे तो प्रमुख शासकों को ही बताना है, क्योंकि आप पूरे वंश के सभी शासकों का डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकते और देना भी नहीं है, अपने को प्रमुख शासकों को बताना है। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का वास्तविक उत्थान, तो वास्तविक उत्थान क्योंकि एक कूटनीतिक शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वो कोकल था। संस्थापक तो ऊपर लिख दिया है अपन ने। अब प्रमुख शासकों में उनके शासन का आपको बताना है कि भैया कोकल के टाइम पर मेन शासन का उत्कर्ष हुआ, उसने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, अनेक राजवंशों से इसकी कूटनीति थी। क्या कूटनीति थी? पहला कूटनीतिक शासक था ये कलचुरियों का, कि जब इसने दूसरे राज्यों से संबंध अच्छे करने के लिए, जिससे उनसे मदद भी मिले और वो लोग इनके ऊपर अटैक भी ना करें, तो शादी कर लेते थे वो लोग, एक कूटनीतिक संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित किया। यह कूटनीतिक शासक था। अपनी कूटनीति का परिचय उसने चंदेलों की राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह करके दिया। ये हो गया पूरा 3 लाइन में टू द पॉइंट फुल इंफॉर्मेशन कोकल्ला की। कोकल्ला के बाद इंपॉर्टेंट रूलर हुआ युवराज देव प्रथम स्टैंड, जिसके अन्य नाम भी थे, इसके बहुत सारे, वो बता दें अपन। केयूर वर्ष, कर्पूर वर्ष, उज्जैनी भुजंग। राजशेखर एक कवि था, उसने एक नाटक लिखा विद्युसाल भंजिका, और इनका ही दरबारी कवि था राजशेखर, किसका? युवराज देव प्रथम कलचुरी शासक। तो उसमें लिखा है, प्रमाण भी दे दिया अपन ने कि भाई इस प्रमाण के अनुसार, ये प्रमाण दे दिया कि उज्जैनी भुजंग किस में लिखा है,
सर्टिफिकेशन। तो राजशेखर के नाटक जो इनका दरबारी कवि राजशेखर संस्कृत का था, विदुषाल भंजिका में लिखा है। यह भी कोकल की तरह एक कूटनीतिक शासक था। इसने क्या किया, इन्होंने किया था चंदेलों की बेटी नट्टा देवी से शादी कोकल ने। इसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए और यहां अपनी कूटनीति का परिचय दिया। चालुक्य वंशी राजा अवनी वर्मा की पत्नी नौला देवी से विवाह किया और बाद में इसने उनके ही नाम पर नौलेश्वर शिव मंदिर दमोह में बनवाया था, नौला देवी। और जब इनकी बेटी हुई तो बेटी की भी शादी कंदक देवी की, राष्ट्रकूटों के साथ संबंध अच्छे किए, कूटनीति का परिचय दिया। अमोघ वर्ष तृतीय के साथ इसने शादी कराई। निर्माण, नौलेश्वर मंदिर अपनी वाइफ जो कि चालुक्य वंश की एक राजकुमारी थी जिनसे शादी किया था, नौलेश्वर शिव दमोह। 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर। विराटेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट सुहागपुर शहडोल। तो इस तरीके से अपन ने दूसरा प्रतापी शासक बता दिया। ठीक है, साइड ही हूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। इसके बाद गांगेय देव। गांगेय देव अगला प्रतापी शासक था। इस वंश में सबसे पहले सिक्के इनने चलवाए, तो पहला ही पॉइंट डाल दिया। वह शिव का भक्त था। त्रिकलिंग, तो 3 कलिंग कौन से थे उस समय? 3 कलिंग आप देखो तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को जीता था इसने। और कलिंग, 3 कलिंग को जीतने के बाद सबसे पहले उपाधि किसी ने त्रिकलिंगाधिपति, मतलब 3 कलिंग को जीतने वाला गांगेय देव की उपाधि ली। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की उपाधि सब राजा बाद में आने वाले विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे, तो ये पहला ऐसा कल्चुरी शासक था जिसने एक ये और एक विक्रमादित्य की उपाधि ली और अपनी सीमाओं का विस्तार गंगा के दोआब तक कर लिया, गंगा के दोआब तक फैला दिया अपना साम्राज्य। तो इसको बता दिया। इसके बाद इसका बेटा भी अपने पापा की तरह ग्लोरियस और प्रतापी था। गांगेय देव का पुत्र कल्चुरी वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। उसने भी बंगाल, मालवा तथा दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान चलाए और जीत हासिल की। पिता की ही तरह त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इसने भी धारण की। इसके दरबार में विद्वान भी थे, विद्यापति, विल्लन, नाचीराज, बल्लन और कनकामर आदि थे। उसने चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ, अब ये इसने देखो क्या किया था, तो इसके जो फादर थे गांगेय देव, उनने भी एक अलायंस बनाया था, एक गठबंधन किया था किसके साथ, तो उन्होंने चालुक्यों के तैलाप और तेलंग के साथ करके और भोज के साथ लड़ाई की थी। तो उस टाइम पे तो भोज ने इनको गांगेय देव को हराया था। बट लक्ष्मीकरण के टाइम पे परमार शासक राजा भोज वृद्ध या बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं। तो फिर यहां इसने फिर से इनके बेटे ने, लक्ष्मीकर्ण ने गठबंधन बनाया चालुक्यों के राजा भीम प्रथम होता है इस समय, उसके साथ, और राजा भोज की राजधानी धार पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि इसमें ही राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। और कर्ण ने मालवा क्षेत्र पर कुछ समय अल्पकाल के लिए कब्जा किया। फिर आपका कंक्लूजन आप लिख दोगे जिसे उपसंहार कहते हैं, स्पेस देंगे। कल्चुरी शासक कला, साहित्य, धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने अनेक मंदिरों, मठों एवं जलाशयों का निर्माण कराया। संस्कृत भाषा, शैव धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया और कल्चुरी वंश मध्य भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा के ये वाहक थे, जिसने शक्ति, संस्कृति, स्थापत्य का अद्वितीय समन्वय से इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं अपन कल्चुरी वंश के इतिहास पर जो अपन ने प्रकाश डाला है। तो आप इस आंसर को ऐसे पैक कर सकते हो और ये अपना पूरा आंसर हो गया। अब आपके यहाँ पर सबसे अच्छा, स्ट्रॉन्ग, टू द पॉइंट, ज्यादा इंफॉर्मेशन और जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, 10 मार्कर तो आईबीसी को फॉलो किया हमने और प्रॉपर व्यवस्थित ऑर्डर के साथ कि भाई पहले देखें हम तो कोकल का था इंपॉर्टेंट एक रूलर इसमें, तो फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि युवराज देव था, फिर गांगेय देव, फिर लक्ष्मीकर्ण जो इसका महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक थे वो बता दिया। 10 मार्कर 200 वर्ड्स, 2 पेज मिलेंगे आपको। फॉर्मेट आईबीसी का फॉर्म बनाएंगे अपन और मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डाली जाती, स्पेस दिया जाता है और 200 शब्दों का 10% या 10 से 15% लगभग आप यहां पर इसे देंगे। तो द कल्चुरी डायनेस्टी वॉज सिग्निफिकेंट डायनेस्टी इन मिडाइवल इंडिया। इट हैड 2 मेजर ब्रांचेस, इसकी 2 मेन ब्रांच थी, क्योंकि ओवरऑल डायनेस्टी पूछी जा रही है तो दोनों ब्रांच आपको बतानी है, जिसका जितना अपने को वेटेज लगता है कि भाई कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो त्रिपुरी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यहां पर
क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि दोनों को तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कुछ आता तो फिर भी अपन उसमें देखते कि भाई आधे आधे शब्द दोनों ब्रांचेस को दें, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर अपने को बिल्कुल प्रॉपर बताना है, तो अपन ने एक इंट्रोडक्शन लिखी कि भाई मिडाइवल हिस्ट्री की कल्चरल डायनेस्टी एमपी में या मध्य प्रदेश में सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी। इट हैज टू मेजर ब्रांचेस इन मध्य प्रदेश, एंड अर्ली ब्रांच जिसे हम माहिस्मती कहते थे, और लेटर मोर प्रोमिनेंट और बड़ी ब्रांच जो थी वो कहलाती थी त्रिपुरी, which ruled over central India between 9th to 13th century. This dynasty made significant contribution to the political, cultural and religious development of Madhya Pradesh. अगर हम स्टार्टिंग वाली ब्रांचेस को देखें, दो ब्रांच थी उसमें, तो एक थी प्रीमोर्डियल एंशियंट ब्रांच माहिष्मती जिसे है और अर्ली कल्चुरी भी कहते हैं हम लोग। रीजन माहेश्वर, ओमकारेश्वर, मानधाता, उज्जैन। कैपिटल माहिष्मती, प्रेजेंट डे महेश्वर, खरगोन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। फाउंडर था कृष्णराज इस टाइम पे। 3 प्रोमिनेंट किंग्स जो इसमें बताए जाते हैं, कृष्णराज, शंकरगण एंड बुद्धराज। डिवोटी ऑफ पशुपति और लॉर्ड शिवा। रिगार्डिंग द coinage of this dynasty, silver and copper coins have been found in Vidarbha, while lead coins have been recovered from Dharapuri. तो इस तरीके से अपन इसकी जो पहले की एंशियंट और अर्लियर ब्रांच थी वो बताने के बाद अपन फिर आ जाएंगे त्रिपुरी ब्रांच के ऊपर। देखो त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कल्चरी, चेरी की कल्चरी भी कहते हैं इनको, और डाहल क्षेत्र एरिया है डाहल जबलपुर का, उसके कल्चरी अपन बोल सकते हैं। 7th टू 13th सेंचुरी तक इनका रूल रहा। तो यहाँ पर एक चेंज करना है, मे बी शायद यहाँ पे मैंने मेरे से ये वाली कहाँ गया, वो 9th की जगह 7th करना है यहाँ, उसमें भी हिंदी वाले भी 7th ही लिखना वहां, ये 7th, ठीक है। तो इनका अगर मैं बात करूं, आफ्टर माहिष्मती ब्रांच त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कल्चरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, कैपिटल त्रिपुरी, प्रेजेंट डे तेवर, जबलपुर। फाउंडर बापराज और बामराज इन 675 एडी। मेजर रूलर्स में कोकल्ला फर्स्ट, युवराज देव फर्स्ट, गांगेदेव और लक्ष्मीकरण को बता देना। फिर इस तरीके से आप एक एक रूलर, जैसे कोकल्ला को बताएंगे, युवराज देव को बताएंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसी टाइप से गांगेयदेव को आप बताएंगे, लक्ष्मीकरण जो उसका सन था उसको बताएंगे, और कंक्लूजन को इस तरीके से पैक कर देंगे। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले इसका ले लीजिए, सबसे पहले तो इसका ले लीजिए, सैंपल आंसर है 2024 PYQ कल्चरल डायनेस्टी पर, ये अपन ने शॉर्ट नोट लिखा है इसमें। अगला ये, नेक्स्ट ये, और इस तरीके से ये आप चाहो तो परमार काल वाले जो इंसिडेंट थे, क्योंकि वो अथवा में और था क्वेश्चन, तो उसको भी लिख सकते हो इसी प्रकार से। तो आपको ध्यान बस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, सैंपल आंसर को पढ़ना कि क्या डिमांड थी क्वेश्चन की, कैसे मैंने उनके सैंपल आंसर आपको लिख के दिए, तो उस पे बेस्ड आपको ये ध्यान रखना है। तो सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट करके। क्या ऐसे सेशन और भी आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, और सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें। जय हिंद, आप सभी का धन्यवाद, आपका प्यार यूं ही बना रहे, और सेशन को एक लाइक जरूर करना अगर सेशन अच्छा लगा है आपको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। मैंने एक वीडियो और भी इसके पहले दिया था जिसमें मैंने सारे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे सर टिप्पणी कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, इनका मीनिंग क्या होता है और इनको कैसे लिखा जाता है, एक वीडियो भी इसी चैनल पर आपको हमारा ये मिल जाएगा जो मैंने आपको प्रॉपर बना के दिया था। ठीक है, तो आज तो ये PYQ के सैंपल आंसर और कैसे उनको लिखना है उससे रिलेटेड सेशन था। उम्मीद करता हूं आपको ये मेंस का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।